हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन। आपने जिस गर्मजोशी के साथ इन वीडियोस को वेलकम किया है, रिएक्शन दिया है, थैंक यू वेरी मच। वी प्रॉमिस टू कंटिन्यू इट इन अ वेरी सक्सेसफुल वे एंड फॉर दोज हु डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू इट। एक अच्छे काम के लिए शुरुआत करिए। आइए चलते हैं इतिहास के एक नए दौर की ओर। मैं बताऊं, अशोक के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद और गुप्त साम्राज्य के पहले यह मुल्क जैसे एक बड़ी प्रयोगशाला बन गया था। जानते हैं कितनी सांस्कृतिक परंपराएं मिल करके सिंथेसाइज हो रही थी। हमने मिनेंडर का जिक्र किया था, फिर डेमेट्रियस का जिक्र किया था हमने। एक नाम रह गया कहीं, कुषाण का, कनिष्क का, जिनका सिल्क रूट पर अधिकार था। लेकिन दूसरी शताब्दी आते आते हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ी तेजी से बदलता है। मौर्य साम्राज्य का विखंडन जैसे एक चुंबक के कई टुकड़े कर देना था। हर टुकड़ा चुंबक था। जितने राजवंश बने मौर्य पैटर्न पर, वे सब के सब उसी प्रशासकीय ढर्रे पर थे। छोटे छोटे शक्ति केंद्र बने हुए थे। और अब शुरू हुआ वैवाहिक गठबंधनों का युग। जानते हैं, इसमें उत्तर भारत की सबसे इंपॉर्टेंट पावर थे उस समय नाग, मथुरा से लेकर के और उज्जैन तक बेहद इंपॉर्टेंट थे ये। इसी समय दक्षिण भारत में सातवाहनों का अंत हो रहा था। वाकाटक और एक नई सत्ता के रूप में उभर रहे थे। कदम्ब एक प्राचीन सत्ता के रूप में थे। ये थे वो हालात जब फिर से उत्तर भारत में एक नई गतिविधि शुरू हुई थी इलाहाबाद के आसपास से। यह था गुप्त साम्राज्य का उत्थान, क्लासिक एज का उत्थान, भारत के स्वर्ण युग का उत्थान। आइए देखते हैं कैसे। हमें वायु पुराण से सूचना मिलती है कि अनुगंगा प्रयागम च साकेतम मगधस तथा एतान जनपदान सर्वान भोक्ष्यन्ते गुप्त वंशजा। दैट मीन्स इलाहाबाद के किनारे किनारे, गंगा जी के किनारे किनारे पाटलिपुत्र तक इस समूचे क्षेत्र का गुप्त शासक उपभोग करेंगे। प्रारंभिक सिक्के भी हमें इलाहाबाद के आसपास मिलते हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कुषाणों के सामंत रहे हों इनके आदि पुरुष, दैट इज श्रीगुप्त। कोई खास उपलब्धि नहीं थी। श्रीगुप्त अपने आप को राजा की उपाधि से संबोधित करते थे और उनके वंशजों ने इन्हें आदिराज कहा। दिन घटोत्कच गुप्त दूसरे शासक गद्दी पर आए। शायद कुछ सीमा विस्तार आसपास के हुए होंगे, शक्ति में वृद्धि हुई होगी। लेकिन सबसे अहम काम था कि घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त ने जिस समय लिच्छवी राजकुमारी से शादी की, तो ये एकदम से जैसे राजनीतिक कद बढ़ जाना था। लिच्छवी बेहद समादृत राजवंश था। अपनी प्राचीनता में गुप्त काल तक इसकी प्राचीनता थी। बेहद सम्मानित राजवंश था। इस दंपति की संतान समुद्रगुप्त बाद में अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहलाने में गौरव महसूस करता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वैवाहिक संबंध कितना अहम रहा होगा उस नवोदित राजसत्ता के लिए। इतना अहम था कि 319 में राज्यारोहण हुआ। 319 से हमें गुप्त संवत की शुरुआत दिख पड़ती है। हम इस विषय पर बाद में चर्चा करेंगे कि इसकी शुरुआत किसने की। बट 319 BC 26 फरवरी 319 वो दिन है जब गुप्त संवत की शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त का राज्यारोहण होता है। राजा रानी प्रकार के सिक्के आते हैं। हमें एक अन्य सूचना मिलती है अंतिम दिनों के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति से हमें सूचना मिलती है। हरिशेन ने लिखा था ये कि भरी सभा में सम्राट ने समुद्रगुप्त को अपने गले लगाया और कहा कि अब तुम इस राज सत्ता के अधिकारी हो। ऐसा सुनकर के तुल्य कुलजों के हृदय ईर्ष्या से जल गए और उनके चाहने वालों के हृदय प्रसन्नता से फूल गए। अगर देखिए, ये एक
अधिकारी का मंतव्य है, बहुत ज़्यादा खुल करके नहीं बता सकता, लेकिन संकेत साफ हैं कि चंद्रगुप्त को गद्दी त्यागनी पड़ी थी। वन थिंग, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त का राज्यारोहण निर्विघ्न नहीं था। सेकंड थिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग भय से पीले पड़ गए थे। तीसरी चीज, शायद हो सकता है कि अनुक्रम के हिसाब से समुद्रगुप्त वैध उत्तराधिकारी ना रहा हो, लेकिन दरबारी जनों में बेहद लोकप्रिय था। आप अंदाजा लगा सकते हैं 325 ईसा पूर्व के मगध के पाटलिपुत्र के दरबार के उस तनाव का, जिस तनाव के बीच में एक सम्राट ने सिंहासन त्यागने की घोषणा की, अपने बेटे को उसने गद्दी पर बैठाने की घोषणा की। कहते हैं इतिहास का प्रत्यावर्तन होता है। अब से करीब 800 साल पहले ऐसे ही किसी शासक ने अपने बेटे बिंदुसार को 15 साल की उम्र में गद्दी पर बैठाया था, राजगृह के गद्दी पर बैठाया था, जिससे साम्राज्यवाद के एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। प्रक्रिया आज फिर चलने वाली थी। हम देखेंगे अगले कुछ कन्वर्सेशंस में कि गुप्त काल की सांस्कृतिक राजनीतिक उपलब्धियां क्या वाकई इस लायक थी कि हम उसे स्वर्णयुग कहें। दैट्स ऑल फॉर दिस कन्वर्सेशन। आप सबके मुझे सुझाव मिलते रहते हैं, प्रतिक्रियाएं मिलती रहती हैं। एक चीज़ आप सबसे कहूँगा, एक बार लक्ष्य को तय करिए तो उसको समय के साथ तय करिए। अगर आप कह रहे हैं कि मैं IAS बनूंगा ना, तो आप अपना साल तय कीजिए कि 2022 तक, 23 तक, 24 तक, और फिर इस समूचे पीरियड का एक रोड मैप तैयार करिए। फाइन। और पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, शब्द सच नहीं होते, शब्द सच का प्रतीक होते हैं। ओके, सो फाइन। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे फिर अपने अगले एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक साम्राज्य की स्थापना हुई। हाँ, एक बात और, आप जिस दौर में आए हो ना, अब आपको ऐतिहासिक साक्ष्य मिलने लगते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य मिलने से प्रामाणिकता तो पुष्ट होती है ना, लेकिन एक दिक्कत होती है, विश्वसनीयता की कमी। जैसे हरिशेन एक वेतनभोगी कर्मचारी थे, एक सीमा से जाकर के हरिशेन से सच्चाई की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। सो जिस समय हम लिखित साक्ष्यों को देख रहे हों, उस समय उस साक्ष्यों के बनाने वाले की मानसिक बुनावट हमारी निगाह में हो। वी विल डिस्कस इट लेटर। फिर चर्चा करेंगे आपसे। तब तक प्लीज़ पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।